अलैकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूफ़ अकरम में खुशामदीद। आज 9 मई है। सानिया बीते एक बरस गुजर गया है, लेकिन इस सानिया के आफ्टर शॉक्स अभी तक पाकिस्तान की रियासत भुगत रही है। अगर आप गौर करें तो 9 मई एक ऐसा सानिया था जिसको आसानी के साथ कोई भी मुहज़्ज़ब माशरा ना भुला सकता है और ना ही इस वाक़े को किसी भी तौर पर सनद कबूलियत बख्शी जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का ही वतीरा है जहाँ पर 9 मई के वाक़यात को भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का नाम देकर झुटलाने की कोशिश की जा रही है। अगर दुनिया का कोई मुहज़्ज़ब मुल्क होता है जैसे अमेरिका है जहां पर कैपिटल हिल पर अटैक किया गया था, तो फिर उन वाक़यात के मुल्ज़मान के खिलाफ ट्रंप समेत किसी भी तरफ से हमायत के लिए आवाज़ बुलंद नहीं हुई और वहाँ के निज़ाम इंसाफ ने 9 मई के तमाम मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया, चूँकि वो उनका 9 मई था जो कैपिटल हिल पर हमला किया गया था। लेकिन ये पाकिस्तान है जहाँ पर 9 मई के मुल्ज़मान आज भी इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि जनाब जो हमने कोर कमांडर हाउस की रहाइशगाह के बाहर पतलून लहराई थी, वो पतलून अंदर से को खुद ब खुद अपने पैरों पर चलती हुई आ गई थी और हसन नियाज़ी साहब ने उस पतलून को डंडे पर चढ़ाया था और बताया था कि जनाब कोर कमांडर लाहौर, उस वक्त के जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनकी वेस्ट साइज क्या थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैप्टन कर्नल शेरदिल जो पाकिस्तान के निशाने हैदर वाले शहीद हैं और जिनकी शहादत के लिए उनको निशाने हैदर अवार्ड करने के लिए खुद इंडियन जो उस वक्त का जो कारगिल के ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन शेरदिल के जस्दे खाकी की जेब के अंदर इस बात को लिखा और लिखकर उस जेब में डाला कि ताकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज तक पहुंच जाए कि ये वाकईतन शेरदिल था और शेरों की तरह लड़ा है और इसको आपको निशाने हैदर देना चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस शेरदिल के पुतले को उठाया, उसके मुजस्मे को उठाया, जमीन पर मारा और उसको रेजा रेजा कर दिया। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इस सोच में मुब्तला है कि क्या वाकईतन ये जो मुजस्मा है ये पाकिस्तान की कौमी हुर्मत का अक्कास है या नहीं। और अगर निज़ाम इंसाफ ने इसी तज़ब्ज़ुब में रहना है तो फिर सवालात बहुत ही ज़्यादा पैदा होंगे और फिर उन तमाम सवालात के जवाबात मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ही मुख्तलिफ लोगों को कटहरे में भी खड़ा करती रही है और उनसे सवालात भी पूछते रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल पूछने वाला पाकिस्तान के अंदर नहीं जमया? वो कोई नहीं है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कटहरे में खड़ा करे और मर्दों की तरह उनसे सवाल पूछे कि जनाब आप होते कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ खेलने की कोशिश की। 9 मई के हवाले से 9 ऐसे सवालात हैं जो इस वक्त भी जिनके जवाबात मिलना या उनके जवाबात तलाश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इन 9 मई के इन 9 सवालात के जवाबात तलाश नहीं करेंगे उस वक्त तक हम पाकिस्तान की रियासत को इस मजधार से, इस सियासी अफरा तफरी से और इस इंतशार से नहीं बचा सकते जिसका इजहार एक से ज़ायद मरतबा मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स से हुआ। आप इस बात से अंदाज़ा लगाए कि आज 9 मई की पहली सालगिरह है और इस पहली बरसी के मौके पर, सालगिरह का गलत लफ्ज़ है, बरसी होना चाहिए था, बरसी के मौके पर जब मुल्क भर के अंदर सिक्योरिटी को बीफअप कर दिया गया, हर चौक चौराहे के ऊपर पुलिस की मोबाइलें खड़ी हैं, हत्ता कि रेड जोन इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, मुबादा कोई जुलूस ना निकल आए और जुलूस इस्लामाबाद के इस रेड जोन के अंदर आकर रियासत की रिट को चैलेंज ना करे। ये इस बात की तरफ अक्कासी करता है कि जनाब हमारी रियासत और हमारा मुआशरा मनहसुल कौम इश्यूज को प्रॉपरली एड्रेस करने के लायक नहीं है और वो 9 मई को अपनी पॉलिटिकल डिवाइड की वजह से उसकी संगीनी को भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा ये एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की अशराफिया के लिए भी और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की रियासत में बसने वाले मेरे और आप समेत 23 करोड़ लोगों के लिए कि उन्होंने इस बात का हतमी तौर पर तयन करना है कि क्या पाकिस्तान की रियासत को रियासत पर हमला आवर करने वालों के साथ जीना है या उनको सिंगल आउट करके सजा देकर कैफरे किरदार तक पहुंचाने के बाद एक प्रेसिडेंट को सेट करना है ताकि आइंदा कोई इस तरह की जुर्रत ना कर सके। वो 9 सवाल मैं आपकी खिदमत में यकीनी तौर पर पेश करना चाहूंगा जो बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल हैं और उनमें से सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सानिया 9 मई
हुआ क्यों था, उस 9 मई के वाक़यात के मुज़मरात क्या थे और उन वाक़यात की असल हकीकत क्या है, उस वाक़े का 9 मई के वाक़यात का अहम किरदार कौन से हैं, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि क्या 9 मई के तमाम अहम तरीन किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया गया है और अगर नहीं तो क्यों। चौथा सवाल ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल ये बेबस है या कॉम्प्रोमाइज्ड। पांचवा सवाल यह है कि फौजी अदालतों में 9 मई के मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई को क्यों रोका गया था, एतराज़ क्या था और अब तक इस हवाले से हतमी फैसले सामने क्यों नहीं आ पाए। छठा सवाल यह है कि अब तक कितने मुल्ज़मान को सज़ाएं मिली हैं। सातवां सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब के दावे के मुताबिक क्या वाक़अतन 9 मई का जो वाक़यात हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। आठवां सवाल यह है कि DGISPR ने इदारे के बेलचक मौक़िफ़ और गम गुस्से का इजहार किया क्यों। नौवां सवाल है इस हवाले से कि क्या 9 मई के वाक़यात के बाद सियासी जमातों के लिए स्पेस कम हुई है और अगर हाँ, अगर आप हमारा जवाब हाँ में है तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है। ये वो 9 सवालात हैं जो बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। अगर आप गौर करें तो 9 मई के वाक़यात का जो बुनियादी आगाज़ है वो उस दिन से होता है जब अप्रैल के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जाता है, घर भेजा जाता है, तहरीक अदम एतमाद होती है और फिर इमरान खान साहब 9 अप्रैल से लेकर ऑनवर्ड एक नई सियासी मूवमेंट का आगाज़ करते हैं जहां पर वो लॉन्ग मार्चेस भी करते हैं, जहां पर वो पाकिस्तान की रियासत पर वो जो है तनकीद भी करते हैं और पाकिस्तान की रियासत से वाबस्ता अहम तरीन शख्सियात को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, चोर चौकीदार का बयानिया भी बनाते हैं, न्यूट्रल का बयानिया भी बनाते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है ये बात भी करते हैं। फिर हक और बातिल की लड़ाई के अंदर खुद को हक पर और अपने तमाम मुखालिफिन को बातिल भी करार देते हैं। इसी दौरान इमरान खान साहब की तरफ से कुछ ऐसे वाक़यात किए जाते हैं जहां पर पुलिस के ऊपर अटैक किए जाते हैं और उनके खिलाफ कुछ और इंक्वायरीज का आगाज़ होता है जिस पर इमरान खान साहब सीख पा भी हो जाते हैं और फिर जो मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए जब इमरान खान साहब बनी गाला इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं तो हर दूसरे दिन इस बात की अफवाह फैलाई जाती है कि पहुंचो बनी गाला, इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए जो पुलिस है वो आ रही है और फिर लोगों को बनी गाला में बुलाया जाता है, वहां पर उनको ठहराया जाता है और ख़ुद अली अमीन गंडापुर साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनको वहां पर उनकी ये जिम्मेदारी लगाई जाती है कि उन्होंने डेरा इस्माइल खान से अपने हल्का इंतखाब से निसारा ने इमरान खान को वहां पर लाना है और वहां पर उनको खैमा बस्तियों में आबाद करना है और फिर ये अमल भी हमने होता हुआ देखा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो है वो लाहौर मुंतकिल हो जाते हैं और ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह पर ही उनका जो है वो ठिकाना होता है और फिर इमरान खान साहब लाहौर में रहते हुए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का आगाज़ करते हैं और यहीं से इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ करते हैं और इसी लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान साहब पर वज़ीराबाद के मुकाम पर अटैक होता है जिसने इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो खींचातानी है उसमें इजाफा हो जाता है क्योंकि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के आगाज़ पर ही पाकिस्तानी फ़ौज के DGC मेजर जनरल फैसल नसीर साहब पर कुछ इल्ज़ामात आयद करते हैं और उन इल्ज़ामात के बाद उनका नाम लेकर इल्ज़ामात आयद करने के बाद उनको टारगेट करते हैं और उनके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट की पूरी चेन ऑफ कमांड को भी अपना जो है वो मुल्ज़म डिक्लेयर करते हैं और फिर ये जो खींचातानी है ये आगे बढ़ती है। इसी दौरान इमरान खान साहब को एक से ज़ायद मुकदमात में गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है और ज़मान पार्क मैदान जंग बन जाता है। इसी दौरान इमरान खान साहब मुख्तलिफ कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बार काउंसिल्स के दौरे भी करते हैं और वहाँ पर हिटलर के तर्ज के ऊपर अपने साथ वफादारी के हल्फ भी लेते हैं और इस बात का ऐलान भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों से हल्फ लेते हुए कि आपने मेरे साथ मुत्तहिद रहना है और मुझे आपने सिक्योर करना है। और इन्हीं हल्फों का नतीजा है कि जब ज़मान पार्क पे कार्रवाई होती है नौजवान बाहर निकलते हैं, पुलिस के ऊपर अटैक करते हैं, पुलिस मोबाइल्स को जलाते हैं, पेट्रोल बम बनाते हैं, पेट्रोल बम बनाकर जनाब पुलिस की मोबाइल्स के ऊपर फेंकते हैं, पुलिस को वहां से पुष्पाई पर मजबूर करते हैं और इमरान खान साहब फतह का झंडा लगाते हैं। इमरान खान साहब दुनिया के पहले लीडर नहीं थे जिनके ऊपर कोई FIR कटी थी या उसको गिरफ्तार करने आए थे, लेकिन इमरान खान वो पहले लीडर जरूर है जिन्होंने अपने वर्कर्स को
ریاست کے اداروں کے سامنے کھڑا بھی کیا اور ریاستی اداروں کے خلاف ان کے دل میں نفرت بھی بھری، اور اسی دوران عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کی عمارت میں موجود تھے اور وہاں پر بایو میٹرکس کرا رہے تھے، اور اسی دوران عمران خان صاحب کی گرفتاری کے ایشو کو لے کر جو فوری طور پر واٹس ایپ میسیجز چلتے ہیں کہ لبرٹی چوک پہنچو اور تمام اہم ترین مقامات پر پہنچو، مراد سعید کا بیان آتا ہے، مراد سعید کی آڈیو سامنے آتی ہے جس کے اندر یہ اس بات کا اشارہ کیا جاتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کی صورت میں جن مقامات کے حوالے سے آپ کو پہلے ہی بریف کر دیا گیا ہے آپ نے وہاں پر پہنچنا ہے، اور پھر وہ 9 مئی کا واقعہ رونما ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو سیاسی معاملات کے اندر، سیاست کے اندر سیاسی انداز سے ڈیل کرتے ہیں، وہ مظاہرے بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن تمام کے تمام احتجاج اور مظاہرے سویلین حدود کے اندر ہی کیے جاتے ہیں۔ لبرٹی چوک پہنچنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس کے اندر اس بات کا، اور خود حسان نیازی کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے کہ ہم کور کمانڈر ہاؤس جائیں گے، اور یہیں پر وہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو پاکستان تحریک انصاف جس کا ذکر کرتی ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جناب یہ 9 مئی ایک فالس فلیگ آپریشن تھا جس کے ذریعے ہمیں پھنسایا گیا، کیونکہ اس کے لیے وہ یہ جواز تلاش کرتے ہیں کہ جناب جب ہم جا رہے تھے جلوس کو لے کر شیرپور برج کو ہم نے کراس کیا تھا، ہم کنٹونمنٹ کی حدود میں داخل ہوئے تھے، تب ہمیں روکا کیوں نہیں گیا؟ وہاں پر جو فوجی دستے موجود تھے ان کو پیچھے کیوں ہٹایا گیا؟ کیوں ہمیں ایزی ایکسیس دے دیا گیا کور کمانڈر ہاؤس کی رہائش گاہ پر؟ لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جس طریقے سے لوگوں کو چارج کیا تھا، اس موقع پر اگر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی، جس طرح شہری حدود کے اندر روکنے کی کوشش کی گئی تھی، زمان پارک کے باہر کی گئی تھی، تو اس وقت کیا مناظر ہوئے تھے؟ پولیس پر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر پیٹرول بم مارے گئے تھے، اور یہی وہ خدشہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں موجود تھا کہ اگر ان کو روکا گیا تو انہوں نے حملہ آور ہونا ہے، انہوں نے حملہ آور ہوں گے تو پھر جوابی کارروائی کرنا مجبوری بن جائے گی، لہٰذا اس وقت انہوں نے جا کر اگر کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنا ہے، نعرے مارنے ہیں، تو ان کے راستے میں رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، اور اسی سوچ کے تحت ان کو یہ ایزی ایکسیس ملا تھا، اور اس ایزی ایکسیس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر گھس کر اس کو جلایا گیا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈر لاہور کے خلاف کارروائی بھی کی گئی تھی اور ان کا کورٹ مارشل بھی کیا گیا تھا کہ جناب یہاں تک تو بات کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کے آگے جب وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے تب ان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ لہٰذا یہ ایک فالس فلیگ آپریشن نہیں تھا، یہ ایک سوچی سمجھی کارروائی تھی، اور اس سوچی سمجھی کارروائی کے نتیجے میں ریاست کو دباؤ میں لانے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت کی سچویشن کو کریٹ کرنا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو عہدے سے ہٹا کر کسی دوسرے شخص کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا ہی شاید مقصود تھا، جس کے لیے یہ سارے کا سارا کھیل کو رچایا گیا تھا۔ دوسرا امپورٹنٹ سوال اس حوالے سے سب سے زیادہ معنی خیز ہے کہ ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان لوگوں کی جیو فینسنگ کی گئی، پھر ان کی سیکیورٹی کی گئی، پھر سچ اور جھوٹ کا تعین کیا گیا، پھر یہ دیکھا گیا کہ کون ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے، اور پھر ان کے بعد جو مطلوب افراد تھے جو جیو فینسنگ اور دیگر جو طریقہ کار ہے تفتیش کا، اس کے بعد ملزم سمجھے گئے تھے، ان کے خلاف ایف آئی آرز بھی درج ہوئی تھی اور ان کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا تھا، اور اسی دوران ان تمام لوگوں کے مقدمات کو فوجی عدالتوں میں چلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اور یہی وہ سوال ہے کہ جناب فوجی عدالتیں ہی کیوں؟ کیونکہ یہ بات بہت ہی زیادہ اچھے طریقے سے علم میں آ چکی تھی، زیادہ اچھے طریقے سے، کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب کو مختلف عدالتوں سے بالٹیاں بھر بھر کے ریلیف مل رہا تھا، بالکل ویسی ہی عمرانداری ہر ایک جگہ پر نظر بھی آ رہی تھی اور اس کے اثرات بھی نمایاں تھے، اور اس بات کے بھی خدشات پائے جا رہے تھے کہ جناب ان لوگوں کو بھی انہی قانونی منہ شگافیوں کے اندر الجھا کر نہ صرف ضمانتوں پر رہا کر دیا جائے گا، بلکہ یہ باہر جا کر ریاست کی کمزوری کے حوالے سے ریاست کا ٹھٹھا بھی کریں گے اور ان کا مذاق بھی اڑائیں گے، جو کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا۔ اور نظام عدل کی اسی کمزوری کو ایڈریس کرنے
के लिए फौजी अदालतों का फैसला किया गया था। और फौजी अदालतों का फैसला करते वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाजा था कि इन लोगों को जो वो सजाएं देंगे, ये कोर्ट्स में जाएंगे, वहां पर जाकर चैलेंज करेंगे और अपने लिए रिलीफ हासिल करेंगे। लेकिन ये एक फेस सेविंग थी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लिए, ताकि वो अपने रैंक्स एंड फाइल्स को इस बात पर कायल कर सकते कि जनाब हमने कार्रवाई की, हमने सजा दे दी। उसके बाद वो अदालतें हैं, सिविलियन अदालतें हैं, ये सिविलियन लोग थे, आगे सिविलियन अदालतें जाने और वो लोग जाने, हमने अपने मामले को, अपने मुल्जिमों को एड्रेस भी कर दिया और उनको सजाएं दे दी। लेकिन इस नुक्ते को पाकिस्तान का निज़ाम अदल समझने के लिए तैयार नहीं था और वो बाकायदा कॉन्फ्रंटेशन मोड पर आ गया और फौजी अदालतों के हवाले से कंट्रोवर्सी का आगाज हो गया। अगर आप गौर करें तो अभी तक तकरीबन 100 से ज़ायद लोग फौजी अदालतों में अपने मुकदमात का फैसला जो है ना उसके मुंतज़िर हैं और 1 साल गुजरने के बावजूद उनके मुकदमात के फैसले अभी तक जारी नहीं हो सके कि वो बेगुनाह हैं या गुनहगार हैं, वो किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। ये अभी तक जो है ना वो फैसले या ट्रायल रोकना का जो नतीजा है वो हमारे सामने ये आ रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल बेबस भी है और पाकिस्तान का निज़ाम अदल कॉम्प्रोमाइज भी है। इंपॉर्टेंट सवाल यह था कि अब तक कितने मुल्ज़मान को सजाएं मिली हैं। अब तक 55 मुल्ज़मान को सजाएं मिली हैं मुख्तलिफ सिविलियन अदालतों से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से, और वो सजाओं की मुद्दत 2 साल तक है अभी तक। लेकिन जो फौजी अदालतों के अंदर जो सजाएं थी उनमें से भी 30 मुल्ज़मान को जो है वो सजाओं की कम मुद्दत के तहत उनको रिहा भी कर दिया गया है। अलबत्ता बड़ी तादाद के अंदर अब भी जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं वो मौजूद हैं और उसकी वजह यह है कि वो तमाम लोग चूँकि जेंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, अशराफिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पॉलिटिकल कल्ट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, लिहाजा वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपने लिए रास्ते तलाश करते हैं। कोई और मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो वहाँ पर 9 मई के मुलव्वस मुल्ज़मान को जो है इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना दी जाती, उनको चीफ मिनिस्टर बनने का मौका ना दिया जाता, उनका चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उनको हल्फ लेने की आज़ादी ना होती और फिर हल्फ लेने के बाद चीफ मिनिस्टर का ओहदा अज्यूम करने के बाद एक मरतबा फिर वफाक पर हमला आवर होने की बात करने की जुर्रत ना होती। ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी कर सकती है। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि DGISPR की तरफ से जो सख्त मौक़िफ़ और बेलचक रवैया इख्तियार किया गया उसकी वजूहात भी यही हैं कि वो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम अदल, पाकिस्तान के अवाम और उन तमाम लोगों के सामने अपना मुकदमा लेकर खड़े हैं कि जनाब हम आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर दुश्मन की गोलियां अपने सीनों पर खाते हैं और हमें हमारी कुर्बानियों का सिला ये मिलता है कि हमारी तस्वीरों को जला दिया जाता है, हमारे मुजस्समों को तोड़ दिया जाता है, यादगारों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है और हमारी मीम्स बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर फैलाई जाती हैं जिससे हमारी तज़हीक की जाती है। क्या हम अपनी तज़हीक, अपनी बेतौकीरी के लिए सरहद पर गोली खाते हैं? नहीं जनाब, हम सरहद पर गोली खाते हैं आप लोगों के लिए ताकि आप आराम सुकून से सो सकें, आप दहशतगर्दी की फरीयत से खुद को बचा सकें। लेकिन हमारा मुकदमा लड़ने के लिए ना कोई है और ना ही हमारे मुल्ज़िमों को सज़ा देने के लिए कोई है। ये बात लिखी जा चुकी है, लिहाजा इस बात को फरामोश नहीं किया जा सकता और यही वो सख्त रवैया है, बेलचक रवैया है जो हमारे सामने आ रहा है। यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत को बदल दिया है? बिल्कुल बदल दिया है, 100% बदल दिया है। क्योंकि 9 मई से पहले जब इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आ रही थी तो इदारे का ये रिजॉल्व था कि हम पॉलिटिकल मामलात से दूर रहेंगे। लेकिन इमरान खान साहब जंगल के शेर के साथ बात करना चाहते थे, जंगल के बादशाह के साथ बात करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि जनाब बाकी तो चोर लुटेरे हैं, मुझे जिसने निकाला है मैं उसके साथ बात करूंगा। वो अपना कंबल को छुड़वाना चाहते थे और कंबल को ये चिपट के बैठे हुए थे। वो ये चाहते थे कि जनाब हम वापस चले जाएं क्योंकि जिस हद तक हमने जो मज़े लेने थे प्रोजेक्ट इमरान खान के वो ले लिए हैं, अब हमें सुकून से अपना काम करने दिया जाए। और ये इमरान खान
साहब थे जो उनको खींच के ला रहे थे, और 9 मई के वाकयात ने इनफैक्ट इस बात के लिए रास्ता साफ कर दिया कि अब हाइब्रिड रजीम नहीं चलेगी, अब सुपरा हाइब्रिड कंट्रोल्ड रजीम चलेगी, जहां पर किसी को एक खास दायरे से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। और ये पॉलिटिकल स्पेस को कम करने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि इमरान अहमद खान नियाजी खुद हैं, और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान को इस वक्त ये सुपरा हाइब्रिड मॉडल को न सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ रहा है बल्कि इसके तहत अब आगे बढ़ने, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल तब्दीलियां आएंगी वो इसी मॉडल के तहत आएंगी। इमरान खान साहब पर पाकिस्तान की अवाम ने एतमाद किया, लेकिन पाकिस्तान की अवाम को इमरान खान साहब की तरफ से सियासी आज़ादियों को या पॉलिटिकल स्पेस को कम करने का तोहफा दिया गया, और आज भी इमरान खान साहब इसी पॉलिटिकल स्पेस के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो आज भी उसी मौक़िफ़ पर कायम है जो जहां पर वो 9 मई से पहले थे कि मैं इनके साथ बात नहीं करूंगा, मैं आपके साथ बात करूंगा। लिहाजा मैं कल भी आपको अब्बू बनाने पर तैयार था, मैं आज भी आपको अब्बू बनाने के लिए तैयार हूं। सर फर्क सिर्फ इतना है कि आपने जो दस्ते शफकत मेरे सर से हटाया है वो दस्ते शफकत दोबारा मेरे सर पर रख दे। लेकिन क्या अब ऐसा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल कि अब इस बात का कोई इम्कान पाया जाता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब और उस तमाम कुव्वतों को 9 मई के वाकयात के बाद खुली छुट्टी मिल जाती है, माफ़ी मिल जाती है, तो कल फिर कोई 9 मई होगा, कल फिर कोई पॉलिटिकल ताले आज़मा सामने आएगा, कल फिर कोर कमांडर हाउस की बजाय GHQ बल्कि GHQ के अंदर घुसकर अटैक किया जाएगा। लिहाजा अब के टाइम पर इसके आगे रुकावट को क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक इनको काफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, इनको सज़ाएं नहीं मिलेंगी, उस वक्त तक मुस्तकबिल के आगे अब रुकावट क्रिएट नहीं कर सकते। वो काजी फायज़ ईसा की ये बात 100% दुरुस्त है कि कत्ल जुर्म है और उसकी सज़ाए मौत है। 302 के तहत सज़ाए मौत होती है, लेकिन सज़ाए मौत देने के बावजूद कत्ल नहीं रुकते, लेकिन एक खौफ दिमाग के अंदर बैठ जाता है कि जनाब ये फाय लग जाएंगे। लिहाजा उस खौफ को बिठाने के लिए इन तमाम मुल्ज़मान का काफिर किरदार तक पहुंचना ज़रूरी है, और यही 9 मई की पहली बरसी पर यही रिजॉल्व होना चाहिए पाकिस्तान की रियासत का भी और पाकिस्तान के अवाम का भी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।